नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्र क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है सामाजिक नियंत्रण के साधन एवं अभिकरण। सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अनेक साधनों एवं अभिकरणों का सहारा लिया जाता है। सामान्यतः साधन एवं अभिकरणों में कोई भेद नहीं किया जाता, किंतु पर्याप्त अंतर है। अभिकरण का तात्पर्य उन समूहों, संगठनों एवं संस्था से है जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं। नियमों को लागू करने का माध्यम अभिकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए परिवार, राज्य, शैक्षणिक संस्थाएं एवं अनेक संगठन जो संस्थाएं, परंपराएं, नियमों एवं कानूनों को लागू करने वाले मूर्त साधन हैं, अभिकरण कहलाएंगे। साधन से तात्पर्य किसी विधि या तरीके से है जिसके द्वारा कोई भी अभिकरण या एजेंसी अपनी नीतियों और आदर्शों को लागू करती है। प्रथा, परंपराएं, लोकचार, हास्य, व्यंग, प्रचार, जनमत, कानून, पुरस्कार एवं दंड आदि सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। सभी अभिकरण या साधन मिलकर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को कायम रखते हैं। अब हम यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण के साधन या अभिकरणों पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 परिवार, नंबर 2 और जन रीतियाँ, नंबर 3 लोकचार या रूढ़ियाँ, नंबर 4 प्रचार, नंबर 5 प्रथाएं, नंबर 6 जनमत, नंबर 7 हास्य एवं व्यंग, नंबर 8 दंड या पुरस्कार, नंबर 9 नेता, नंबर 10 कानून। इन सभी बिंदुओं की अपन अलग अलग रूप से चर्चा करते हैं। नंबर 1 परिवार। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक, अनौपचारिक, संगठित एवं प्राथमिक साधनों में परिवार का स्थान सर्वप्रिय है। परिवार व्यक्ति के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। समाजीकरण के द्वारा परिवार व्यक्ति को सामाजिक विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं, परंपराओं, नियमों से परिचित करवाता है। व्यक्ति स्वयं ही सामाजिक नियमों को आत्मसात कर उनके अनुरूप आचरण करने लगता है, जिससे कि समाज में नियंत्रण बना रहता है। परिवार ही बच्चों की आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाता है, उसमें सद्गुणों का विकास करता है। प्राथमिक समूह होने के कारण परिवार के सदस्यों में व्यक्ति के घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। ये प्रत्येक संपर्क में आता है। परिवार के सदस्य माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, प्रेम, प्रशंसा, निंदा, अपमान, डांट फटकार आदि और उपेक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और उसे सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करते हैं। नंबर 2 जन रीतियाँ। प्रसिद्ध समाजशास्त्री समनर कहते हैं कि जन रीतियाँ प्राकृतिक शक्तियों के समान होती हैं। जन रीतियाँ प्राकृतिक शक्तियों के समान होती हैं जिनका पालन व्यक्ति चेतन रूप से करता है। व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। मैकेवर पेज के अनुसार समाज में व्यवहार करने की स्वीकृति एवं मान्यता प्राप्त विधियाँ जन रीतियाँ कहलाती हैं। जन रीतियाँ भी सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। इनका जन्म स्वतः ही होता है, बार बार दोहराने से ये विकसित होती हैं। इनकी उत्पत्ति जानबूझकर किए गए प्रयत्नों से ही होती है। चूँकि समाज के सभी लोग उनका पालन कर रहे हैं, अतः दूसरे व्यक्ति भी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। बिना सोचे विचारे और अचेतन रूप में ही व्यक्ति जन रीतियों का पालन करता है। इनका उल्लंघन करने पर समाज द्वारा निंदा व आलोचना की जाती है, व्यक्ति की हंसी उड़ाई जाती है और उस पर व्यंग किया जाता है। इस प्रकार जन रीतियाँ अधिक शक्तिशाली होती हैं, अतः इनका उल्लंघन करना सरल नहीं होता। नंबर 3 लोकचार एवं रूढ़िवादी। लोकचार या रूढ़ियाँ। नंबर 3 लोकचार या रूढ़ियाँ। जब जन रीतियों में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो लोकचार का रूप ग्रहण कर लेती है। ये जन रीतियों की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं और इनका उल्लंघन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था की जाती है। लोकचार में उचित
एवं अनुचित का भाव निहित होता है। लोकचार सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक लोकचार हमें कुछ कार्य करने का निर्देश देते हैं, जैसे सदा सच बोलो, सभी पर दया करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, ईमानदार बनो आदि। नकारात्मक लोकचार हमें करने कुछ कार्य करने के लिए रोकते हैं, जैसे चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, हिंसा मत करो आदि। लोकचारों का पालन करना नैतिक दृष्टि से उचित माना जाता है। लोकचार अनौपचारिक एवं संगठित नियंत्रण का साधन है। इनका उल्लंघन करने पर नियंत्रण की औपचारिक शक्तियाँ जैसे हास्य, व्यंग, आलोचना आदि का सम्मान करना पड़ता है। व्यक्ति स्वयं भी इनका उल्लंघन करना अनुचित मानता है, क्योंकि ऐसा करने से सामूहिक कल्याण खतरे में पड़ जाता है। लोकचारों की शक्ति एवं प्रभाव कानून से भी अधिक होता है। नंबर 4, प्रचार। वर्तमान समय में प्रचार भी सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार पर प्रचार द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। प्रचार के लिए अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, प्रदर्शनी, मेले, सभा एवं समारोह आदि। प्रचार के द्वारा अच्छी या बुरी दोनों ही बातों का प्रसार किया जा सकता है। प्रचार के कारण ही हम आज अनेक सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज, बाल विवाह, छुआछूत, विधवा विवाह निषेध एवं अंधविश्वासों से छुटकारा पाने में कुछ सीमा तक सफल हुए हैं। नंबर 5, प्रथाएं। प्रथाएं भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब जनरीतियों व्यवहार में बहुत अधिक आ जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं और सारे समूह अथवा समाज की आदत बन जाती है, तो वे ही प्रथाओं का रूप ले लेती हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री बेगट्स का कहना है कि प्रथाएं समूह के द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की ऐसी विधियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना विचारे मान्यता दी जाती हैं। इस प्रकार ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित की जाती हैं। नंबर 6, जनमत। किसी भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण औपचारिक साधन है। बोटोमोर कहते हैं कि जनमत व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रतिबंधित व निर्देशित करता है। आदिम व आधुनिक सभी समाजों में जनमत लोगों के व्यवहारों पर अंकुश रखता है। सभ्य समाजों में जो जनमत सरकार की नीतियों, संघों, राज्य, सामाजिक व्यवहार एवं समूह पर अंकुश रखने वाली एक महान सामाजिक शक्ति है। यदि प्रथाएं एक निरंकुश राज्य की तरह समाज पर नियंत्रण रखती है, तो जनमत अनजाने ही व्यक्ति को समाज के अनुरूप आचरण करने की प्रेरणा देता है। इमाइल दुर्खियम, मैक्सिमलिनकोवस्की एवं अन्य मानव वैज्ञानिकों ने आदिम समाजों में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में जनमत की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया है। प्रजातंत्र में जो जनमत को राज्य, सरकार, संघों एवं व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 7, हास्य एवं व्यंग। हास्य एवं व्यंग के द्वारा प्राचीन समय से ही सामाजिक नियंत्रण रखा जाता रहा है। व्यक्ति के व्यवहारों पर हास्य एवं व्यंग द्वारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष एवं मधुर रूप से नियंत्रण रखा जाता है। व्यक्ति के समाज विरोधी व्यवहार पर कविता, साहित्य, कला के द्वारा मार्मिक रूप से व्यंग किया जाता है। व्यक्ति की मजाक उड़ाई जाती है, जिससे दोषी व्यक्ति अपने व्यवहारों के प्रति जागरूक हो जाता है और समाज विरोधी व्यवहारों को त्याग कर समाज के अनुरूप का व्यवहार करने लगता है। नंबर 8, दंड एवं पुरस्कार। दंड एवं पुरस्कार सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं। यदि व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है और सामाजिक नियमों की अवहेलना करता है, तो समाज उसे दंड देता है, जिससे वह भविष्य में उन गलतियों को न दोहराए। दंड के अनेक रूप हैं, जैसे आग दिखाना, डराना, धमकाना, डांटना, मारपीट करना तथा जुर्माने व जेल से लेकर मृत्युदंड तक का हो सकता है। दूसरी ओर यदि मानव समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को करता है, तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार प्यार, प्रशंसा, धन्यवाद, पदक, उपाधि से लेकर किसी भी भौतिक वस्तुओं व संपत्ति के लिए भी हो सकता है।
कई बार लोग पुरस्कार पाने के लिए ही सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। पुरस्कार के कारण व्यक्ति की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। नंबर 9, नेता सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली साधन हैं। नेतृत्व और नेता के अनेक प्रकार भी हो सकते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक, परंपरागतवादी, चमत्कारी एवं प्रजातांत्रिकवादी। सभी नेता समाज में किसी न किसी रूप में नियंत्रण बनाए रखते हैं। हिमायत दृष्टिया उन्हें सामुदायिक जीवन के प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उनका प्रभाव उनके अनुयायियों पर अधिक होता है। नेता लोग अपने आचरण, चरित्र, आदर्श, बुद्धि, परिश्रम और सूझबूझ से लोगों के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। नंबर 10, कानून। सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कई विद्वानों ने स्वीकार किया और सीखते हैं कि कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावशाली और विशेषीकृत एवं अत्यंत स्पष्ट इंजन है, जिनके स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। कानून समाज में दो प्रकार के नियम रखता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक तरीके से। नकारात्मक पद्धति में कानून कुछ कार्य करने के लिए मना करता है, ऐसा न करने पर दंड की व्यवस्था करता है। सकारात्मक पद्धति में कुछ कार्यों को करने से निर्देश किया जाता है तथा उसको पुरस्कार, पदक, प्रमाण पत्र आदि की व्यवस्था की जाती है। धन्यवाद विद्यार्थी।